हेलो एवरीवन, मैं श्रेया श्रीवास्तव और आप सभी का ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है और इसका ये पार्ट 1 है। तो हम समय न गवाते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन डीएसओ। इसका हिंदी में पढ़ेंगे तो संक्षिप्त नाम डीएसओ का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डीएसओ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो डीएसओ का फुल फॉर्म होता है हमारा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ठीक। और ये देखने में इस तरह से होता है, हमने पिक्चर डाल दी ताकि आपको समझ में आ जाए, फोटो से अच्छे से याद हो जाता है। तो ये है हमारा सीआरओ और ये है हमारा डीएसओ। सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। कैथोड रे, ठीक। और यही इसी का एडवांस वर्जन होता है डीएसओ। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ वेव फॉर्म इज अवेलेबल एट पिन नंबर 2 ऑफ द फंक्शन जनरेटर IC8038। फंक्शन जनरेटर IC8038। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन यहां से निकल जाता है, वो ये है कि IC8038 किस चीज का पिन है, आईसी है। तो ये फंक्शन जनरेटर की आईसी होती है 8038। अब इसका सवाल है कि इसके पिन नंबर 2 पर किस प्रकार का तरंग उपलब्ध होता है। तो हमने यहाँ पे आईसी लगाई, आईसी 8038। अब हम इसके पिन पे देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिंपल सा है, बहुत आसान तरीका है। 2 नंबर पे हमारा साइन वेव होता है, 3 नंबर पे हमारा ट्रायंगल वेव होता है और 9 नंबर पे हमारा स्क्वायर वेव होता है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है पिन नंबर 2 पे कौन से प्रकार का हमें तरंग मिल रहा है। तो पिन नंबर 2 पे हमें साइन वेव मिल रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए साइन वेव मिल रहा है हमारा किस पे, पिन नंबर 2 पे। इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए 3 पे क्या मिल रहा है, तो ट्राइंगल वेव, और 9 पे क्या मिल रहा है, तो स्क्वायर वेव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। एक फिगर दिया हुआ है और इस सर्किट का नाम पूछ रहा है, तो हमें देखना होगा सर्किट बनी किससे है। ये हमारी आईसी 555 से बनी हुई है, और आईसी 555 से हमें पता है कि हम 3 सर्किट बना सकते हैं। पहला होता है हमारा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। और भी चीजें बनाई जा सकती है, बट हम अभी सिर्फ इतना पढ़ेंगे। तो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के सर्किट पूछ रहा है कि ये किस चीज का सर्किट है। तो हम एक ट्रिक बताते हैं, जहां पे आपको दिखे पिन नंबर 7, 2 और 6, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हों, तो वो हमारा होता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे हमने देखा कि अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का पिन कैसे हम पहचानेंगे कि ये सर्किट किस चीज की है। तो हमने बताया 7, 2 और 6 आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप यहां से भी देख लो, एक डायोड के थ्रू यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा बाइस्टेबल भी है, आरसी कपल्ड भी है और मोनोस्टेबल भी है। तो साथ ही साथ हमने सबको समझा देंगे। तो ये है हमारा बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम। इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें कुछ नहीं होता है। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में होता है हमारा 7वां और 6वां अलग अलग रहते हैं। 7वां बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा, ये कनेक्शन नहीं दे देगा। 6वें को हम ग्राउंड कर देते हैं और दूसरा नंबर हम ट्रिगर देते हैं। तो हमें इन 2 पिनों को याद करके चलना है, 7वां और 6वां। 7वां 6वां जहां डायरेक्ट कनेक्ट हो वो हमारा अस्टेबल हो जाएगा, 7वां 6वां अलग अलग हो वो हमारा बाइस्टेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा मोनोस्टेबल। तो मोनोस्टेबल में हम देखते हैं कि 7वां 6वां कनेक्ट है, बट यहाँ डायोड यूज हुआ है बीच में। ठीक, यहाँ पे हमारा 7वां 6वां कनेक्ट है और ये डायरेक्ट आरसी कपल से जुड़ा हुआ है, दूसरा नंबर नहीं जुड़ा है। जबकि इस डायग्राम में, इस सर्किट डायग्राम में दूसरा 6वां और 7वां तीनों जुड़ा हुआ है। तो जब 7वां 6वां केवल जुड़ा रहे, 7वां और 6वां खाली जुड़ा रहे, तो वो हमारा मोनोस्टेबल होता है। और अगर 7वां 6वां अलग अलग रहे तो वो हमारा बाइस्टेबल होता है। और 7वां, दूसरा और 6वां तीनों जुड़े रहे तो वो हमारा मोनोस्टेबल होता है। तो ये तो हो गई बात मल्टीवाइब्रेटर की। साथ ही में एक और नाम आया है आरसी कपल एम्पलीफायर, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो आरसी कपल एम्पलीफायर बड़ा प्यारा सर्किट होता है। 2 रेजिस्टर पैरेलल में ऐसे लगे रहते हैं, ये सीरीज में लगा हुआ है, इसके पैरेलल में यहाँ पे 2 रेजिस्टर लगे होते हैं। यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा दो, बस बन गया हमारा आरसी कपल एम्पलीफायर। यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा आरसी कपल सर्किट
हम इसको भी लेते हुए चलते हैं कि अगले आने वाले समय में आपको इस पे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि ये सर्किट दिखा दे और पूछ ले कि ये किस चीज का सर्किट है, तो ये हमारा आरसी कपल एम्पलीफायर का सर्किट है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? ए। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने अलग अलग सबको समझा दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा फंक्शन डीएसओ स्क्रीन पर प्रदर्शित एक स्थिर तरंग बनाता है? स्थिर तरंग, विच फंक्शन मेक अ स्टेबल वेवफॉर्म डिस्प्ले ऑन द डीएसओ स्क्रीन? एक स्टेबल वेवफॉर्म बताना है हमें। क्या बताना है? एक स्टेबल वेवफॉर्म। जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्क्रीन है सीआरओ का, तो एक स्टेबल वेवफॉर्म यानी कि ये स्टेबल एक वेवफॉर्म जारी है। आप देखते होंगे जैसे आप पावर ऑन करते होंगे सीआरओ का या डीएसओ का, तो एक ऐसी वेवफॉर्म सामने से आ जाएगी। तो यही पूछ रहा है ये स्टेबल वेवफॉर्म हमारा कैसे होता है। तो हम अंडो करते हैं, पहले समझते हैं इसको। ऑटो सेटअप, ये है हमारा इसका आंसर कि ऑटो सेटअप से हम स्टेबल वेवफॉर्म बना सकते हैं। सिंपल सा है ये, बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाना। ऑटो सेटअप मतलब ऑलरेडी ये सेटअप है, हम जैसे ही पावर ऑन करेंगे हमें वैसे एकदम सामने ही एक वेवफॉर्म दिखेगी, वो है बिल्कुल स्टेबल हॉरिजॉन्टल वेवफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इनपुट सिग्नल के उच्चतम और निम्नतम मूल्यों का नमूना करने के लिए डीएसओ द्वारा किस अधिग्रहण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो विच एक्विजिशन मोड इज यूज्ड बाय द डीएसओ टू सैंपल द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल? भाई कोई देख कर कहेगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है और इसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन नहीं, हम इसे पूरा करेंगे। लाओ समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये है हमारा एक, मान लेते हैं वेवफॉर्म सीआरओ का स्क्रीन है, ठीक। अब हमें पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू हमें पता करनी है, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमें पहले वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी। ये बन गई हमारी वेवफॉर्म, और हम कैसे बताएंगे? ये रहा हाईएस्ट वैल्यू और ये रहा हमारा लोएस्ट वैल्यू, ठीक। तो पीक डिटेक्टर मोड एक ऑप्शन होता है हमारा सीआरओ में, उसमें एक पीक डिटेक्टर मोड होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि ये हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम। इनपुट सिग्नल के उच्चतम और निम्नतम मूल्यों का नमूना करने के लिए डीएसओ द्वारा किस अधिग्रहण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो पीक डिटेक्टर मोड, हमने बताया पीक डिटेक्टर मोड से हम पीक वैल्यू जान सकते हैं। हमारा अगर एक वेव फॉर्म है तो उस वेव फॉर्म की पीक वैल्यू कैसे जानेंगे? यानी ऊपरी और निचला लेकर के पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ये जो यहां तक की वैल्यू है इसको हम पीक डिटेक्टर मोड से पता लगा सकते हैं, जो कि सीआरओ में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, हमें उसको दबा करके पता लग सकता है, ठीक। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा पीक डिटेक्टर मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैंपलिंग इन डीएसओ ऑपरेशन? डीएसओ ऑपरेशन में नमूना लेने का उद्देश्य क्या होता है? तो अगर हम डीएसओ की बात करें, इसका नाम ही क्या है? डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, यानी जो वैल्यू होगी वो हमारी डिजिटल फॉर्म में ही होगी। तो हम यहां आपको बताना चाहते हैं एक चीज, जैसे मान लेते हैं ये है हमारा वेव फॉर्म, अगर इसको पार्ट बाय पार्ट में हम डिवाइड कर दें तो ये तो हो जाएगी इसकी सैंपलिंग, ठीक। अगर इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करते तो ये एक्यूरेट वैल्यू देती है। ये क्या देती है? एक्यूरेट वैल्यू देती है। तो ये करता क्या बेसिकली हमारा डीएसओ? कन्वर्ट, कहा गया कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है हमारा डीएसओ का सैंपलिंग। सैंपलिंग, ये शब्द है ना सैंपलिंग, यही हम बता रहे थे आपको कि सैंपलिंग कैसे होती है और क्या होता है। तो पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है, फिर से बना देते हैं, ये कोई एक एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल यानी कंटिन्यूअस सिग्नल, उसको अगर हम पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है सैंपलिंग। अब इस वैल्यू को लिया जाएगा, मतलब हर सेकंड की वैल्यू को और हर सेकंड के 10वें पार्ट की वैल्यू को भी हम ले सकते हैं, जितने पे हमें चाहिए होता है उसको हम कहते हैं सैंपलिंग। और सैंपलिंग का मतलब क्या है? वही है कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने। होप ये समझ में आ गया होगा।
बहुत ही आराम से समझाया है सैंपलिंग क्या होती है और ये करता क्या है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ डीएसओ इज कंट्रोल्ड। डीएसओ का समग्र संचालन कैसे नियंत्रित किया जाता है। डीएसओ जो है कैसे वर्क करता है, जैसे अगर कोई चीज हम काम करवा रहे, लाइक हम कोई खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने में सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी में हम क्या क्या डालते हैं, सब्जी का नाम होगा, प्याज होगा, मिर्च होगा, टमाटर होगा। उसी तरह से इसमें पूछ रहा है कि हाउ द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ डीएसओ कंट्रोल, डीएसओ का जो पूरा ऑपरेशन होता है वो होता कैसे है। तो कैसे होता है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप से होता है। ठीक, तो हम इसका आंसर क्या कहेंगे, यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। डीएसओ का समग्र संचालन कैसे होता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप से होता है। ट्रांजिस्टर और आईसी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इंडिविजुअल है जो कि ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ड होते हैं। डिस्क्रीट कंपोनेंट्स हो ही नहीं सकता कि आप रजिस्टर अलग अलग लगाए, सैकड़ों लाखों में रजिस्टर लगे होते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ना ही ये पॉसिबल है। तो सिंपल सा बात है, एक माइक्रो प्रोसेसर ऐसी चिप होती है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनबिल्ड होते हैं, उससे हमारा डीएसओ चलता है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां सवाल कह रहा है विच फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सैंपल होल्ड सर्किट अलोंग विद द एडीसी इन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। हिंदी में भी पढ़ देते हैं। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में एडीसी के साथ, एडीसी, एडीसी मतलब एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल, ये फुल फॉर्म भी आ सकता है, एनालॉग टू डिजिटल। ठीक, कहीं बोल दे कि एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब पूछ रहा है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में, यानी डीएसओ में। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप मतलब डीएसओ में एडीसी के साथ सैंपल और होल्ड सर्किट द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो हमारा पहले मैंने बताया आपको कि क्या किया जाता है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपलिंग मतलब पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करना, होल्ड का मतलब पकड़े रहना। तो ये किसका काम कर रहा है, हमारा डाटा एक्विजिशन का, आंकड़ा अधिग्रहण का, आंकड़े एकत्रित कर रहा है। क्या कर रहा है, आंकड़े एकत्रित कर रहा है। तो डीएसओ में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो लगाया जाता है, जो होता है उसके अंदर इनबिल्ड, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आंकड़े एकत्रित करना। हमने बताया ना, इसको पार्ट बाय पार्ट में हम डिवाइड कर दे रहे हैं और इसको ही सेव करने का काम करता है हमारा एडीसी। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है जिसका काम क्या होता है, डाटा एक्विजिशन का सिस्टम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है आईसी 8038 के साथ निर्मित सर्किट का नाम क्या है। हमें पता, हमने पहले भी सवाल देखा है, उसमें भी था आईसी 8038। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि 8038 कौन सी आईसी है। तो दूसरे नंबर का सवाल आप सभी को याद होगा कि उसमें लिखा था फंक्शन जनरेटर। तो कहीं भी आपको आईसी 8038 दिख जाए लिखा हुआ तो समझ जाना वो किसकी आईसी है, फंक्शन जनरेटर की आईसी है। ठीक है, इस सवाल का जवाब क्या होगा, फंक्शन जनरेटर। अब आप कहोगे कि मैम ये साइन वेव जनरेटर अलग होता है, स्क्वायर वेव जनरेटर अलग होता है, पल्स जनरेटर अलग होता है। नहीं, फंक्शन जनरेटर एक ऐसी चीज है, ऐसा डिवाइस है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सभी प्रकार के वेव फॉर्म को जनरेट कर सकता है, चाहे वो स्क्वायर वेव हो, चाहे वो साइन वेव हो, चाहे वो पल्स वेव हो, चाहे वो रिंग वेव हो, चाहे सॉटूथ वेव हो, कई प्रकार के वेव्स होते हैं। तो उन सब वेव को जनरेट करने का काम किसका होता है, फंक्शन जनरेटर का। और फंक्शन जनरेटर की आईसी क्या होती है, 8038। 8038 किसकी आईसी है, फंक्शन जनरेटर की। सवाल नंबर 2 में ही लिखा हुआ था फंक्शन जनरेटर आईसी 8038 में सिग्नल बताना था, तो याद तो होगा क्योंकि 2 नंबर मैंने बताया था कि 2 नंबर पे कौन सा वेव फॉर्म होता है, साइन वेव होता है। 3 नंबर पे कौन सा वेव फॉर्म होता है, ट्रायंगल वेव होता है। और 9 नंबर पे कौन सा वेव फॉर्म होता है, स्क्वायर वेव होता है। ठीक, याद होगा। यही सवाल आते हैं, आईसी दे देगा, आपसे पूछेगा किस चीज की आईसी है, दे देगा सवाल कि 2 नंबर पे कौन सा वेव फॉर्म पाया जाता है, तो साइन वेव पाया जाता है। 3 नंबर पे कौन सा वेव फॉर्म पाया जाता है, तो ट्रायंगल वेव पाया जाता है। 9 नंबर के कौन सा वेव फॉर्म पाया जाता है, तो हमारा
स्क्वायर वेव पाया जाता है। तो 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं क्लियर हो गए। 2 नंबर में भी मैंने बताया था, तब भी मैंने बताया था कि 2 नंबर पे हमारा साइन वेव होता है, 3 नंबर पे ट्राइंगल वेव होता है और 9 नंबर पे स्क्वायर वेव होता है। तो इसी प्रकार के सवाल आते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है 10वां सवाल हमारा, फैक्ट्री सेटअप का नाम क्या है जो कि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का फुल फॉर्म है, ये किसका, डीएसओ का। ये चीज याद रखिए, कहीं भी पूछ सकता है। फैक्ट्री सेटअप का नाम क्या है जो कि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के लिए किया जाता है। तो ये एक तरह से आपको यहाँ पे घुमाने के लिए फैक्ट्री सेटअप दिया हुआ है, ठीक, इस पे नहीं जाना है। अब देखो कैसे पता करना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फैक्ट्री सेटअप डन टू द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। जब ये बन के आता है हमारा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप हमारा सब जब बन के आता है, तो ये क्या सेटअप रहता है इसका। जैसे आप कोई चीज खरीद के लाओ, जैसे फोन खरीद के लाओ, तो उसमें एंड्रॉयड में कुछ ऑलरेडी एक इंस्टॉल्ड आपको एप्लीकेशन मिलते रहते हैं, तो वो डिफॉल्ट सेटअप होता है, आप उसको नहीं चेंज करोगे, ठीक, वो डिफॉल्ट सेटअप है। जैसे अगर हमने डीएसओ खरीद के लाया, ये हमारा डीएसओ है, इसकी स्क्रीन पे जैसे यहाँ बटन है इसके ऑन ऑफ के, तो अगर ऑन का बटन है, इसको ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक वेव फॉर्म दिखेगा, एक हॉरिजेंटल लाइन दिखेगी। तो ये डिफॉल्ट सेटअप है, हर चीज में एक डिफॉल्ट सेटअप होता है स्टार्टिंग से ही। तो यही पूछ रहा है कि उस फैक्ट्री सेटअप का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द फैक्ट्री सेटअप डन टू द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इसका मतलब है फैक्ट्री सेटअप पे हमें नहीं जाना है ये सोच के कि यहाँ फैक्ट्री लिखा है तो इसका आंसर भी फैक्ट्री होगा, नहीं, इसका आंसर होगा डिफॉल्ट सेटअप। डिफॉल्ट सेटअप हर चीज में डिफॉल्ट ऑलरेडी रहता है, इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि डिफॉल्ट सेटअप होता है। डीएसओ हम खरीद के लाएंगे तो उसमें ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटअप होता है, आप उसको बाद में चेंज करना हो चेंज कर सकते हो, बट बेटर टू कि आप डिफॉल्ट सेटअप के साथ ही चलो आगे। होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, 10वां क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा समय नहीं जा रहा है और क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ये भी अच्छी चीज है, और आई थिंक आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। विच आईसी इज यूज्ड इन द अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट में किस आईसी का प्रयोग हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको दिखाया था कि 555 टाइमर आईसी से मल्टीवाइब्रेटर कैसे बनाते हैं, और मल्टीवाइब्रेटर में हमने आपको बताया था कि अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम कैसे याद करेंगे, और अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट कैसे याद करेंगे, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैसे याद करेंगे, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का कैसे याद करेंगे। तो आपको मैंने क्या बताया था, 2 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, अगर ये तीनों एक साथ जुड़े हुए दिख जाए तो ये कौन सा होता है, अस्टेबल, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक, आईसी पूछ रहा है तो आईसी तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि मल्टीवाइब्रेटर 555 टाइमर आईसी से हम बनाते हैं, अदरवाइज हम उसको हम रजिस्टर वगैरह से बनाते हैं। तो मल्टीवाइब्रेटर है तो हमारा 555 टाइमर आईसी यूज हुआ होगा। कहाँ है सवाल, ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट कि आईसी 555 यूज करते हैं किसमें, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में, और मोनोस्टेबल में भी 555 टाइमर यूज होता है, बाइस्टेबल में भी 555 टाइमर यूज होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ वेवफॉर्म इज अवेलेबल इन पिन नंबर 3 ऑफ द IC 80838 फंक्शन जनरेटर। फिर से वही सवाल जो मैंने पहले अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि IC 8038 किसका आईसी है, फंक्शन जनरेटर का आईसी है। ठीक, यहां तो बता दिया। अब इसका सवाल है कि विच टाइप ऑफ वेवफॉर्म, यानी कि IC 8038 फंक्शन जनरेटर में पिन नंबर 3 पे किस प्रकार का तरंग उपलब्ध होता है। तो अभी मैंने अच्छे से समझाया, फिर यहां भी डायग्राम आपको बना हुआ है। 3 पे पूछ रहा है तो 3 पे कौन सा वेवफॉर्म दिख रहा है, 3 पे वेवफॉर्म दिख रहा है आपको ट्राइंगल वेवफॉर्म। 2 पे हमारा कौन सा वेवफॉर्म है, साइन वेवफॉर्म। 9 पे कौन सा वेवफॉर्म है, स्क्वायर वेवफॉर्म। तो इसी तरह के सवाल आते रहते हैं। यहाँ हमारा सवाल है पिन नंबर 3 पे कौन सा वेवफॉर्म दिख रहा है। तो हमने देखा कि साइन वेव नहीं 2 पे आता है, स्क्वायर वेव नहीं 3 पे आता है, 9 पे आता है, ट्राइंगल वेव, तो ट्राइंगल वेव हमारा किस पे आता है, 3 नंबर पे। सवाल है पिन नंबर 3 पे हमारा कौन सा वेवफॉर्म दिखता है, तो पिन नंबर 3 पे हमारा ट्राइंगल वेव दिखता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का क्या फायदा है, फायदा देखना है आपको, हर सबको पता है कि अपना अपना फायदा सबको देखता है। तो हमारा
हमारे पास ऑलरेडी सीआरओ था, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप था, तो डीएसओ की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें? हमें क्या काम था डीएसओ से? तो इसका एक प्रॉफिट ये है कि ये डाटा को स्टोर करता है बाद में देखने के लिए। सीआरओ में होता है कि आप जब देख रहे हो तभी आप डाटा देख सकते हो, लेकिन डीएसओ में ये प्रॉफिट होता है, डीएसओ में ये प्रॉफिट होता है कि हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। स्टोरेज होना बहुत जरूरी है ना, आजकल तो मेमोरी फोन में भी स्टोरेज होती है। तो डीएसओ का उपयोग बेस्ट अगर पूछा जाए सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, तो यही है हमारा कि स्टोर डिजिटल डाटा फॉर लेटर व्यूइंग, इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के, नहीं हिंदी में गलत है, बट ये स्टोरेज डिजिटल डाटा फॉर लेटर व्यूइंग, बाद में डाटा को देखने के लिए हमारा डीएसओ यूज किया जाता है और ये इसका बेस्ट एडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएसओ का कौन सा हिस्सा इनपुट सिग्नल वोल्टेज के संशोधित डेटा को संग्रहित करता है? विच पार्ट ऑफ डीएसओ स्टोर द प्रोसेस डाटा ऑफ इनपुट सिग्नल वोल्टेज? कौन सा पार्ट है डीएसओ का जो कि डाटा को स्टोर करता है? तो स्टोर करने का काम किसका होता है? किसका होता है? स्क्रीन स्टोर करेगा नहीं ना, स्क्रीन डिस्प्ले तो डिस्प्ले दिखाएगा। ये तो कन्वर्टर है भाई, इससे कोई मतलब ही नहीं है, सी से और डी से कोई मतलब ही नहीं है। तो बचा क्या हमारा? मेमोरी। और ये तो आंख बंद करके हर बच्चा लगा सकता है कि भाई स्टोर करने का काम किसका होता है? मेमोरी का होता है। आजकल सबके पास फोन है, सबको पता है कि मेमोरी कितनी होनी चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, रोम कितना होना चाहिए अगर आप फोन खरीदने जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, पूछ रहा है स्टोर प्रोसेस, डाटा का प्रोसेस कौन स्टोर करता है? तो मेमोरी स्टोर करता है। और आज का आखिरी सवाल ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ वेव फॉर्म डिस्प्लेड ऑन द डीएसओ स्क्रीन? अब ये एक डीएसओ स्क्रीन है, ठीक, इसमें जो वेव फॉर्म दिखाई है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा वेव फॉर्म है। तो मैम तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैम ये किस टाइप का वेव फॉर्म है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर ये गया, फिर सीधा हो गया, ऐसे थोड़े ना वेव फॉर्म होता। हमने तो ऐसे ऐसे वेव फॉर्म देखे हैं। तो वेव फॉर्म कई प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी आपको इसी क्लास में अभी बताया इसके पहले कि वेव फॉर्म कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए 2-4 वेव फॉर्म टाइप देख लेते हैं हम। ये हमारे 2-4 वेव फॉर्म टाइप हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया साइन वेव, इसको क्या कहते हैं? साइन वेव। इसको क्या कहते हैं? सॉटूथ वेव। सॉटूथ वेव फॉर्म भी दे करके पूछ सकता है ये किस टाइप का वेव फॉर्म है। ये वेव फॉर्म दे करके, ये तरंग दे करके भी आपसे पूछ सकता है कि ये किस टाइप का तरंग है। तो ये साइन वेव का तरंग है, ये सॉटूथ वेव का तरंग है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्क्वायर वेव की तरफ। तो अगर ऐसा आपको तरंग दिख जाए तो ये किस टाइप का तरंग है? ये है हमारा स्क्वायर वेव फॉर्म। और ठीक है, स्क्वायर वेव फॉर्म, सॉटूथ वेव फॉर्म और साइन वेव। तो ये वाला किस टाइप का? देखो सॉटूथ तो हो नहीं सकता, ठीक। पल्स आपको पता है, पल्सेस ऐसे जाती हैं, तो ये हो नहीं सकता। डीसी वेव फॉर्म सभी को पता होगा, ये तो सब अच्छे से जग जाहिर है कि डीसी वेव फॉर्म ऐसी होती है, ठीक। या फिर कह लो कि यहाँ मान लो हमने यहाँ पे 0 रखा है, यहाँ 1 रखा है और हमने डीसी यहाँ पे दिखा दिया, तो डीसी वेव फॉर्म बिल्कुल हॉरिजेंटल होती है, बिल्कुल सीधी होती है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये किसका वेव फॉर्म है? रिंगिंग वेव फॉर्म। और इसको रिंगिंग वेव फॉर्म कहते क्यों है? क्योंकि इसकी जो वेव फॉर्म है बिल्कुल फ्लक्चुएट होती रहती है, ये एक जगह स्टेबल नहीं है। देखो यहाँ कभी कुछ दिखा रहा है, फिर यहाँ चला गया, फिर इसके बाद अपने मन से मनमौजी इंसान। तो ये हमारा रिंगिंग वेव फॉर्म है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये कौन सा वेव फॉर्म है? तो हमने आपको सारे वेव फॉर्म क्लियर कर दिए। तो ये कौन सा वेव फॉर्म है? रिंगिंग वेव फॉर्म। क्योंकि ये सॉटूथ दिख नहीं रहा, पल्स दिख नहीं रहा, डीसी दिख नहीं रहा है, तो ये कौन सा वेव फॉर्म है? रिंगिंग वेव फॉर्म। So that's it for today. Thank you for watching this.